हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोशिका चक्र या सेल साइकिल के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कोशिका सिद्धांत के अनुसार नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुराने कोशिकाओं से होता है। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये एक कोशिका है और इसी कोशिका से नए कोशिकाओं की उत्पत्ति होना है। तब क्या होगा, इस कोशिका में विभाजन होगा, लेकिन डायरेक्ट विभाजन नहीं होता। विभाजन होने से पहले यह कोशिका विभाजन के लिए तैयार होता है और जब पूर्ण रूपेण तैयार हो जाएगा तभी इसमें विभाजन होता है। तो इस तरह से पुराने कोशिका से नए कोशिकाएं बनते हैं और पुनः ये जो कोशिकाएं हैं ये फिर से विभाजित होंगे, तो इससे नए कोशिकाएं बनेंगे, अर्थात एक चक्र प्रारंभ हो जाता है। इसी को कहते हैं कोशिका चक्र। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का अवस्था ये कहलाएगा एक कोशिका साइकिल या एक कोशिका चक्र। और ये जो कोशिका चक्र है यह दो अवस्थाओं में पूरा होता है। पहला जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होता है, इसको कहते हैं इंटरफेज या तैयारी की अवस्था या अंतरावस्था, और दूसरा जिसमें कोशिका में विभाजन होता है इसको कहते हैं कोशिका विभाजन अवस्था या माइटोटिक फेज। ध्यान दीजिए, इसमें जो इंटरफेज है इस अवस्था में सेल साइकिल का 95% समय लगता है और विभाजित होने के लिए मात्र 5% समय ही लगता है। तो यदि कहा जाए कि कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है, तो देखिए 95% अर्थात इंटरफेज। और ये तो जो माइटोटिक फेज है यह बहुत ही कम 5% समय ही लेता है। जो इंटरफेज है यह 3 चरणों में पूरा होता है। जीवन या ग्रोथ फर्स्ट फेज, इसको गैप 1 भी कहते हैं। दूसरा यश या संश्लेषण अवस्था सिंथेटिक फेज, इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। और तीसरा G2 या ग्रोथ सेकेंड फेज, जिसको कि गैप सेकेंड फेज भी कहते हैं। तो इन तीनों अवस्थाओं से गुजरकर यह कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही तैयार हो जाता है इसमें कोशिका विभाजन होगा। कोशिका विभाजन के दौरान सबसे पहले इसका केंद्रक विभाजित होता है, जिसको कि हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद बाहर का कोशिका द्रव्य विभाजित होगा, जिसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो यह भी 2 चरणों में पूरा होगा, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोशिका विभाजन या तो माइटोसिस हो सकता है या मियोसिस, समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अलग अलग जीवों में ये जो सेल साइकिल का समय है ये अलग अलग होता है। जैसे मनुष्यों में देखिए, तो मनुष्य में एक सेल साइकिल का समय 24 घंटे का होता है, अर्थात 24 घंटे में एक कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। और इसी तरह से ईस्ट में देखेंगे तो ईस्ट में सेल साइकिल का समय 90 मिनट है। यदि हम ई कोलाई में लें तो यह मात्र 20 मिनट में अपना एक सेल साइकिल पूरा कर लेता है। तो आइए इसको हम इस चित्र के द्वारा समझें और किस किस अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होंगे, इन सब को भी हम इसी चित्र में समझते चलते हैं। इस कोशिका चक्र को देखिए, यहाँ कोशिका चक्र की दोनों मुख्य अवस्थाओं को दिखाया गया है। इसमें यहाँ से यहाँ तक ये जो 95% हिस्सा है यह इंटरफेज या अंतरावस्था का है। इसकी 3 उप अवस्थाएं होते हैं, जीवन, यश और G2, इनको भी दिखाया गया है। और बाकी जो बच गया 5% ये इसका कोशिका विभाजन अर्थात यम फेज है। यम फेज की 2 उप अवस्थाएं होते हैं, कैरियोकाइनेसिस केंद्रक का विभाजन और साइटोकाइनेसिस अर्थात कोशिका द्रव्य का विभाजन। देखिए, कोशिका चक्र की शुरुआत इस जीवन फेज में होता है। यहाँ पे कोशिका में क्या क्या परिवर्तन होते हैं समझिए। यहाँ पर कोशिका आकार में बड़ा हो जाएगा, साथ ही साथ इस कोशिका के भीतर उपपचयी क्रियाएं, अपचय और उपचय की क्रियाएं बहुत तेजी से होंगे। और यहाँ पर चूंकि आगे डीएनए का संश्लेषण होना है, तो उसके संश्लेषण के लिए जो भी आवश्यक पदार्थ चाहिए सबका तेजी से इसके भीतर संश्लेषण होता है। और साथ ही साथ आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण भी इसी अवस्था में होता है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे जीवन फेज में। हालांकि यश फेज में भी होता है, लेकिन यहाँ हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। G2 फेज में भी होता है, लेकिन यहाँ पर ट्यूबिलिन प्रोटीन, स्पाइंडल प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इसीलिए यदि प्रोटीन संश्लेषण पूछा जाए
तो G1 फेज। अब उसके बाद कोशिका प्रवेश करेगा S फेज में। यहाँ पर इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। पहला, उसके केंद्रक में DNA का द्विगुणन होगा और दूसरा, उसके साइटोप्लाज्म में यदि जंतु कोशिका है तो सेंट्रियोल का भी द्विगुणन होगा। इसको ऐसे समझिए, ये मान लीजिए उसका केंद्रक है। अब इस समय केंद्रक के भीतर गुणसूत्र क्रोमेटिन धागों के रूप में होते हैं। इस तरह से एक एक गुणसूत्र को देखेंगे तो यह इस तरह का दिखाई देगा। ये बीच में सेंट्रोमियर। अब देखिए, ये जो क्रोमेटिड हैं, इसकी जो भुजाएं हैं क्रोमेटिड कहलाते हैं। ये जो क्रोमेटिड है जिसके भीतर DNA होगा, इसका रेप्लिकेशन होगा, जिसके चलते इसमें इस तरह से सिस्टर क्रोमेटिड का निर्माण हो जाएगा। और जब सिस्टर क्रोमेटिड का निर्माण होगा तो देखिए सेंट्रोमियर तो एक ही है, अर्थात गुणसूत्र तो सिर्फ एक ही रह जाएगा इसमें, लेकिन DNA डबल हो गया। तो जैसे मनुष्य में देखें तो उसकी प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो यहाँ पे 46 गुणसूत्र ही रहेंगे, लेकिन DNA का जो कंटेंट है ये 2C से 4C हो जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके केंद्रक में इस तरह से DNA का द्विगुणन हो जाएगा यदि जंतु कोशिका है। तो इसके बाहर जो सेंट्रियोल होता है, इस सेंट्रियोल का भी द्विगुणन होगा, 1 से 2 सेंट्रियोल हो जाएंगे। और चूंकि DNA का पैकेजिंग किस में होता है, आपको पता होगा, DNA पैकेजिंग हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर की सहायता से होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन का भी संश्लेषण इसी S अवस्था में होता है। उसके बाद देखिए, ये कोशिका प्रवेश करेगा इस G2 फेज में, और G2 फेज में ये जो सिंबल बनाया गया है ये पावर का है। यहाँ पे कोशिका को आगे चूंकि विभाजन होना है तो यहाँ पे इसको ATP के रूप में पावर चाहिए, और ये ऊर्जा कब मिलेगा, उपापचयी क्रियाएं इसके भीतर होंगे तब। जैसे ही उपापचयी क्रियाएं होते हैं यह कोशिका आकार में और बढ़ने लगता है। तो यहाँ भी कोशिका की वृद्धि होता है, उपापचयी क्रियाएं होंगे, और साथ ही साथ यह ट्यूबिलिन प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। ट्यूबिलिन प्रोटीन स्पाइंडल प्रोटीन कहलाता है। ये जो सेंट्रियोल हैं, इन्हीं से जुड़ने के लिए जो तर्कु बनते हैं वह इसी प्रोटीन का बना होता है। और ये जो कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, पादप कोशिका है तो हरित लवक भी। तो ये जो कोशिकांग हैं, इन कोशिकांग के पास खुद का DNA होता है। ये कोशिकांग यहाँ पे द्विगुणित करके अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। तो इस G2 फेज की ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इस अवस्था के बाद कोशिका विभाजन के लिए पूर्णतः तैयार हो जाता है। अब वह प्रवेश करेगा विभाजन अवस्था में। यहाँ पे कोशिका के केंद्रक का सबसे पहले विभाजन होता है, जिसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद उसके कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा जो कहलाता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस 4 चरणों में पूरा होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। आइए इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। देखिए, G2 फेज में मान लेते हैं कि यह कोशिका कुछ इस तरह का होगा, थोड़ा सा आकार इसका और बढ़ जाएगा। प्रोफेज अवस्था में क्या होता है, इस केंद्रक का केंद्रक झिल्ली विलुप्त होने लगता है। साथ ही साथ जो केंद्रक के भीतर केंद्रिका न्यूक्लियोलस पाया जाता है वह भी विलुप्त होने लगता है। बाहर जो सेंट्रियोल दिख रहे हैं 2 की संख्या में, ये दोनों ध्रुवों की ओर इस तरह से जाना प्रारंभ कर देते हैं। और ये जो क्रोमेटिन है, यह क्रोमेटिन संघनित होकर मोटे गुणसूत्रों का रूप ले लेता है। तो यहाँ हमको गुणसूत्र कुछ इस तरह के दिखाई देंगे। चलिए 2 ही गुणसूत्र को बना दे रहे हैं समझने के लिए। तो देखिए, प्रोफेज अवस्था में मुख्य रूप से ये 4 परिवर्तन हुए। केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो गया, केंद्रिका विलुप्त हो गया, ये जो सेंट्रियोल है दोनों ध्रुवों की ओर पहुंच गए, और जो क्रोमेटिन है यह मोटे मोटे गुणसूत्रों के रूप में आ गए। अब उसके बाद मेटाफेज। मेटाफेज अवस्था में देखिए, केंद्रक झिल्ली तो विलुप्त हो जाएगा, ये दोनों सेंट्रियोल दोनों ध्रुवों में पहुंच जाएंगे। मेटाफेज अवस्था में मध्य पट में ये जो क्रोमोसोम है ये जम जाते हैं। तो इसके बीचों बीच ये मध्य रेखा में ये गुणसूत्र कुछ इस तरह से जम जाएंगे। गुणसूत्रों को यदि अध्ययन करना है तो सबसे अच्छा अवस्था यही मेटाफेज होता है, यम फेज, मेटाफेज। इसी अवस्था में आपको गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। और क्या होता है, देखिए, इसमें जो ट्यूबिलिन प्रोटीन है, यह ट्यूबिलिन प्रोटीन इसमें इस तरह से स्पाइंडल फाइबर या तर्कु तंतु का निर्माण कर देता है और सेंट्रियोल से जाकर जुड़ जाते हैं।
तो यहाँ पर मेटाफेज में ये क्रियाएं होते हैं। इसके बाद यह कोशिका पहुँचेगा एनाफेज में। एनाफेज में देखिए इन तर्कु तंतुओं में खिंचाव प्रारंभ हो जाता है। चूँकि सेंट्रोमियर से जुड़े हैं तो सेंट्रोमियर को दोनों ओर खींचते हैं, जिसके कारण सेंट्रोमियर बीच से टूट जाता है और उसके साथ जो आधा आधा गुणसूत्र जुड़े हैं, अर्ध क्रोमेटिन जुड़े हैं, वो आधे आधे एक एक ध्रुवों की ओर खिंचा जाते हैं। तो एनाफेज अवस्था में किस तरह से अर्ध गुणसूत्र एक एक ध्रुव की ओर खिंचाएंगे उसको देखिए इस चित्र में। ये हो गया सेंट्रियोल और ये स्पाइंडल फाइबर जो इनको खींच रहे हैं। तो इस तरह से इनमें खिंचाव उत्पन्न होता है और ये दोनों ध्रुवों की ओर चलने लगते हैं और दोनों ध्रुवों में पहुंच जाते हैं। उसके बाद आता है टीलोफेज। इस अवस्था में देखिए ये दोनों अपने अपने ध्रुवों में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पहुंच गए और पहुंचने के साथ ही साथ इनमें फिर से अकुंडलन इस तरह का क्रोमेटिन बनना प्रारंभ हो जाता है और ये जो केंद्रक झिल्ली विलुप्त हुआ था ये पुनः वापस आ जाएगा। तो इस तरह से वापस आ जाता है। केंद्रिका जो विलुप्त हुआ था वो भी वापस आ जाएगा। तो ये क्रिया दोनों ध्रुवों में होगा इस तरह से। और ये जो मोटे मोटे गुणसूत्र हैं ये क्रोमेटिन के रूप में इस तरह से पुनः अकुंडलित या खुल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर केंद्रक का विभाजन हो गया। तो यही चारों क्रियाएं कहलाते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब क्या होगा, ये जो बाहर कोशिका द्रव्य दिख रहा है इसका विभाजन होगा साइटोकाइनेसिस। यदि जंतु कोशिका है तो बाहर से खांच बनना प्रारंभ होगा, पादप कोशिका है तो बीच में पट बनना प्रारंभ होगा। इसको ऐसे समझिए, यदि जंतु कोशिका है तो इस तरह से इसमें पहले खांच बनना प्रारंभ होंगे इस तरह से देखिए, और बाद में यह दो कोशिकाओं में ऐसे विभाजित हो जाता है। लेकिन यदि पादप कोशिका है तो पादप कोशिका में सीधे पट बनता है। देखिए इस तरह के पादप कोशिका का हम चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पर इसके दोनों केंद्रक हो गए और बीच में इसमें यहाँ पर ऐसे पट बनना प्रारंभ होगा और यह पट धीरे धीरे इधर परिधि की ओर ऐसे फैलेगा और एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाएंगे। तो यहाँ ध्यान रखिए, जंतु कोशिका में खांच के द्वारा विभाजन होता है, पादप कोशिका में पट के द्वारा। जंतु कोशिका में जो खांच बनता है ये परिधि से केंद्र की ओर बनता है, जबकि पादप कोशिका में जो पट बनता है ये केंद्र से परिधि की ओर बनता है। तो इस तरह से साइटोकाइनेसिस क्रिया के अंत तक दो कोशिकाएं बन जाते हैं। अब ये दो कोशिकाएं यदि विभाजन होना है इनमें तो पुनः अगले साइकिल में प्रवेश करेंगे, अर्थात पुनः जीवन फेज में प्रवेश करेंगे। लेकिन विभाजन नहीं होना है तब इस अवस्था से निकलकर एक अलग अवस्था में चला जाता है। यह इस कोशिका चक्र की अवस्था नहीं है, इसको कहते हैं G0 या शांत अवस्था, क्विसेंट स्टेज। देखिए G0 अवस्था में कोशिकाएं विभाजन में भाग नहीं लेते, लेकिन ये कोशिकाएं उपापचयी रूप से सक्रिय होते हैं। इसमें हम दो तरह की कोशिकाओं को मान सकते हैं। पहला, ऐसे कोशिकाएं जो आवश्यकता पड़ने पर पुनः इस जीवन फेज में जाकर विभाजन की क्रिया में भाग लेंगे, कोशिका साइकिल में प्रवेश कर लेते हैं। जैसे यकृत और वृक्क। मान लीजिए यकृत का कोई हिस्सा डैमेज हो जाए तो बाकी जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित होकर उन कोशिकाओं का निर्माण कर देते हैं, नहीं तो बाकी समय में यकृत की कोशिकाएं इसी G0 अवस्था में रहते हैं। इसी तरीके से वृक्क की कोशिकाएं भी हैं। किडनी में जब कुछ नेफ्रॉन नष्ट हो जाते हैं तो उन नेफ्रॉन को फिर से बना लिया जाता है। तो ये कोशिकाएं इस G0 अवस्था से निकलकर इस जीवन फेज में प्रवेश करते हैं और इस सेल साइकिल का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन कुछ कोशिकाएं जो परमानेंट हमेशा ही इसी G0 अवस्था में ही रहते हैं, जैसे हृदय की कोशिकाएं, RBC की कोशिकाएं या तंत्रिका तंत्र जो मेरुरज्जु या मस्तिष्क है उसकी कोशिकाएं इसी अवस्था में हमेशा बने रहते हैं, उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। तो इस तरह से ये कोशिका चक्र कंप्लीट होता है। आप इसके विभिन्न अवस्थाओं को समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।